सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 436 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ूफेन एल्डर से अपनी रिक्रूटमेंट जानने के बाद आरो डीमंस से कहता है कि फोर स्कैमिंग डीमंस, मुझे बताओ कि आखिर इस सेक्ट में लेबर ऑफिस क्या है। अब तभी रेड डीमन ज़ूफेन को बताता है कि हम चाहे कितना भी बड़ा ट्रबल खड़ा क्यों न कर दें, मगर लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा थंडरस्टॉर्म माउंटेन पर ही भेजा गया। अगर ये लेबर ऑफिस सेक्ट के अनरिमार्केबल लोगों के लिए बिल्कुल एक जेल जैसा है, और जो भी कोई उसमें एक बार जाता है तो वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। ना ही उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जो भी कोई डिसाइपल एंट्रेंस टेस्ट में फेल होता है उसे यहीं पर भेजा जाता है, और इस जगह को डिसाइपल्स के शमशान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर के मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वो एल्डर आते हुए जीवुए को ग्रीट करता है। कहता है कि सेक्ट लीडर, आपके ऑर्डर्स के अनुसार जैसा कि आपने कहा था, मैंने उस लड़के को लेबर ऑफिस में सेंड कर दिया है। तो अब तभी उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जीवुए भी हल्की सी स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहता है कि बहुत अच्छी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अब इसी के साथ में सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स के अनुसार वो एल्डर भी वहाँ से चला जाता है। तो अब इसी के साथ में ये काम हो जाने के बाद में सेक्ट लीडर ज़ूविए अपनी सांस छोड़ते हुए आगे हाई वेनरेबल से कहते हैं कि हाई वेनरेबल, क्या अब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? हमारी अगली डबल ड्रैगन गैदरिंग को जीतने की सारी उम्मीदें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। सचमुच वो लड़का एक काफी ज्यादा टैलेंटेड जीनियस था, जो कि अब लेवरिंग में झोंक दिया गया है। तो अब इसी के साथ में हमें उस हाई वेनरेबल को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है। वो भी सेक्ट लीडर जीवुए की बात सुन उनसे कहता है, सेक्ट लीडर, सचमुच आप उस लड़के की काफी ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन मुझे उस इमोशन से बचना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, और इसीलिए मैं उसे शैडो में रह करके देखना पसंद करूंगा कि आखिर वो जूनियर किस तरीके का जीनियस पर्सन है। इसके के लिए सर सेक्ट लीडर ने यहाँ तक की एक 9th ग्रेड की पिल भी उसे यूज करने के लिए दे दी, ताकि उसे हमारे सेक्ट में लाया जा सके। तो अब इसी के साथ में सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाई वेनरेबल, मेरे ख्याल से उन राक्षसों ने आपको काफी ज्यादा डरा दिया होगा, इतना ज्यादा कि आप डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी मेरे लाए गए कैंडिडेट के भी खिलाफ जा सकें। मगर लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं भी डबल ड्रैगन गैदरिंग से काफी ज्यादा एस्पायरिंग हूँ, और इसे हासिल करने से कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बनूंगा, ताकि किसी ने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। वो ये, आप पिछली डबल ड्रैगन गैदरिंग में गए थे, और आप हमारी उस अपमानजनक हार के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि मैं आपके जीतने के प्रति दृढ़ विश्वास के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता। तो अब तो भी हाई वेनरेबल भी कहते हैं कि मगर लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को जो अभी तक अपने रेडियन स्टेज तक नहीं पहुंचा है, मैं उसे एलाइट डिसाइपल नहीं बना सकता। ये कुछ ऐसा है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अब तो भी सेक्ट लीडर जीवुए भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, मगर लेकिन ये बच्चा सिर्फ एक कोई चमकता हुआ जेमस्टोन नहीं है, आप भी समय आने पर ये जल्दी देखेंगे। उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमें थामने वाला पिलर बनाने का सारा अधिकार है। इतना कहकर के सेक्ट लीडर जीवुए वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। तो अब तभी सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद में हाई वेनरेबल भी कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी के भी लिए वुए के मुंह से इतनी ज्यादा तारीफ नहीं सुनी है। तो क्या सचमुच वो बच्चा इतना ज्यादा अमेजिंग है? 5 इंपीडियंट्स, आखिर आप सभी को इस सब के बारे में क्या लगता है? जब उस बच्चे ने मदद की रिक्वेस्ट के लिए सेंडिंग जेड का यूज किया, वो ये किसी और को भेजना चाहता था, मगर लेकिन मैंने आपकी गारंटी ली थी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप उसकी अच्छे से जांच करें कि क्या सचमुच वो बच्चा एक एलाइट डिसाइपल बनने के योग्य है। तो अब आप लोग ही मुझे बताओ कि आखिर वो कैसा था। तो अब तभी हाई वेनरेबल की ये सारी बातें सुनने के बाद में बड़ी जीप वाले एल्डर उन्हें बताते हैं कि हाई वेनरेबल, हमने ल्यू क्लैन को अपनी मदद दी थी, और उस बच्चे के पास कम समय होने पर भी हम अपने सेक्ट लीडर की तरह उसके तेज दिमाग और बुद्धि को समझने में कामयाब रहे। उसकी काफी ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो एकमात्र निर्णायक व्यक्ति है, बेहद ही ज्यादा चालाक और तेज, और हमारे ख्याल से तो वो इतना ज्यादा चालाकी पूर्ण है जितना कि हमारा सेक्ट लीडर भी नहीं हो सकता। अब तभी उन लोगों की बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि ओ, तो वो एक काफी ज्यादा टफ पर्सन है, जबकि यहाँ मुझे लगा था कि वो काफी ज्यादा नरम है और खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सकता है। तो अब तो आप सभी लोगों की ये सारी बातों से तो वो ये की
की बात काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रही है। तो अब तभी बड़ी जीप वाले एल्डर आगे कहते हैं कि जब हमने बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर्स को पकड़ा था, उनमें से एक के पास अपनी खुद की पोजेस की हुई बॉडी नहीं थी, और उन लोगों से इस बारे में कुछ सवाल जवाब पूछने के बाद हमें पता चला कि उस एल्डर की वेसल को खुद उस बच्चे ने ही डिस्ट्रॉय कर डाला था। तो अब इधर बड़ी जीप वाले एल्डर की ये बात सुनने के बाद में हाई वेनरेबल को भी एक झटका लगता है और वो कहते हैं कि क्या वो एक कोई प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर नहीं है? तो आखिर उसने एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कैसे कर डाला? तो अब तभी बड़ी जीप वाले एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि वो तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स ही बेहद ही ज्यादा बेवकूफ थे, इसीलिए वो लोग उस बच्चे की ट्रिक्स में फंस गए। लेकिन एक बच्चे की हथेलियों पर 3 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स का डांस करना और उनमें से भी एक का बुरी तरीके से इंजर्ड होना, ये बात उस बच्चे को सचमुच काफी ज्यादा टैलेंटेड बनाती है। और क्या सर को वो 4 स्कैमिंग डीमंस याद हैं, जिन मनमौजी लोगों के ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं था और किसी भी तरीके की कोई भी सजा उन लोगों के ऊपर काम नहीं करती थी? वो लोग हमेशा वही करते थे जो कुछ भी वो चाहते थे, जिस वजह से सेक्ट लीडर के पास उन्हें सजा देने के लिए उन्हें थंडर स्वॉर्म माउंटेन के ऊपर फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब वो एक चिकने किनारे की तरह दिखाई देने लगे हैं। स्पेशली तौर पर जूफेन के आसपास उन लोगों के मन में जूफेन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाने का कभी भी विचार नहीं आता और वो हमेशा उसके लिए खड़े भी रहते हैं। और एल्डर ने भी देखा है कि उस बच्चे के अंदर एक रूलर की चार्म है जो कि लोगों को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है, और हमारे ख्याल से वो वही पर्सन है जिसकी की सर इतने समय से तलाश कर रहे थे। तो अब इधर उन सभी एल्डर्स के मुंह से जूफेन के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद में वेनरेबल भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो फिर वो हल्की से स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि शायद मुझे उस बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ही किसी और जगह का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वो डीमंस जूफेन को लेकर के आते हैं और रेड डीमन सामने की ओर इशारा करते हुए जूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, हम लोग उस जगह पर आ गए, यही वो जगह है, द लेबर ऑफिस। तो रेड डीमन के इतना कहते ही जूफेन और बाकी सभी लोग उस लेबर ऑफिस की ओर देखने लगते हैं। जूफेन भी उस लेबर ऑफिस को देख गुस्से में अपने मन में कहता है कि ज़ुवुये, तुम मुझे यहाँ पर खराब करने के लिए लाए हो, है ना? तुम बस मेरा इंतजार करना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जबकि इधर दूसरी ओर रेड डीमन सामने की ओर देखते हुए कहता है कि जो कोई भी वहाँ पर है अभी के अभी बाहर निकलो। तो अब इधर रेड डीमन के इतना कहते ही वहाँ पे एक आदमी भागते हुए आता है और उनसे कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इतना कह करके वहाँ पे एक भागता हुआ बूढ़ा आदमी आता है और बड़े ही प्यार से रेड डीमन और बाकी सभी लोगों से कहता है, ओ सर, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? जबकि इधर जूफेन उस बुड्ढे को देख अपने मन में कहता है, तो ये बूढ़ा आदमी अभी भी सिर्फ अपनी बोन टेम्परेनिंग स्टेज पर है। सचमुच इस सेकुलर वर्ल्ड में कितना ज्यादा घटिया टैलेंट है, इसीलिए तो वो यहाँ है और एंड पर इसका यहीं पर अंत होगा। दूसरी ओर रेड डीमन उस ओल्ड मैन से कहता है कि हे ओल्ड टाइमर, तुम में से बाकी के लोग कहाँ हैं? और तुम ये मत कहना कि तुम ही सिर्फ बस अकेले यहाँ पर हो। रेड डीमन की ये बात सुनने के बाद वो एल्डर भी उससे कहता है कि एल्डर, वो सभी लोग बाहर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जड़ी बूटियों के गार्डन में पानी दे रहे हैं, कुछ झाड़ू कर रहे हैं और कुछ सफाई कर रहे हैं। तो रेड डीमन कहता है कि क्या तुम बस अकेले ही हो जो कि यहाँ का चार्ज संभाल रहा है? तो वो बुड्ढा कहता है कि सर, मैं युआन जिंगांग हूँ और मैं ही कई 100 सालों से इस जगह का इंचार्ज हूँ। तो अब इधर उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद में रेड डीमन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है कि एक बोन टेम्परेरिंग कल्टीवेटर यहाँ पर इस जगह पर 100 सालों से है। तो तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि सर, लेबर ऑफिस में सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, या तो बड़ा बनने के लिए कड़ी मेहनत करें या फिर एक बोने की तरह नीचे पड़े रहें। इतना कह करके फिर वो एल्डर हंसते हुए आगे कहता है कि और वो बोना मैं हूँ जो कि आराम से यहाँ पर कोने में पड़ा रहता है। तो गाइस, अब इधर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में।